हेलो दोस्तों, ऑनलाइन परीक्षा मंच पर आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे मौलिक अधिकारों की दूसरी क्लास है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 21 को। अनुच्छेद 21 में हमें व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के विषय में दिया हुआ है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसमें विधि के समक्ष समानता दी हुई है, यानी कि कानून के सामने जो है सब समान है। और 16 की बात करें तो लोक नियोजन में अवसर की समानता। कोई भी सरकारी नौकरी है या उनमें जो है सभी को जो है समान अवसर मिलेगा। नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 में जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता को निहित किया गया है, क्योंकि एक केस आया था इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 19 एक क है जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विचार एवं अभिव्यक्ति, यानी कि इसी के अंदर ही जो है प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना था 19 एक क में निहित माना था। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो सबसे पहले अगर अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 में हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद अगर 25 की बात करें तो इनमें जो है ये हमारे धार्मिक धर्म से जो रिलेटेड मौलिक अधिकार है उसके विषय में हमें दिया गया है, यानी कि जो अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण वह किसी भी धर्म को मानने या उसका प्रचार प्रसार करने, प्रचार प्रसार करने की जो स्वतंत्रता है वो दी गई है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो मानव के जो दुर्व्यापार दुर्व्यापार व विलात शर्म पर प्रतिषेध लगाता है। शर्म पर प्रतिषेध लगाता है। तो अनुच्छेद 33 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 33 में जो है संसद को जो है ये अधिकार प्राप्त है कि कोई भी सेना के कर्मचारी हो, सेना के कर्मचारी या सशस्त्र बलों के में कार्य करने वाले कोई भी व्यक्ति सशस्त्र बलों में, इन पर जो है संसद को अधिकार प्राप्त है कि इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 33 में जो है प्रतिबंध लगा सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो उसे हम कोई भी कार्य करने के लिए अगर बाध्य करें तो ये जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। यानी कि इसका बी जो आंसर है वो सही है, क्योंकि ये जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। ये जो उल्लंघन की बात की गई है वो की गई है अनुच्छेद 20(3) में, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते हैं। अपने विरुद्ध गवाही बाध्य नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? अल्पसंख्यकों को जो मान्यता दी गई है वो दी गई है धर्म के आधार पर, यानी कि इसका ए जो ऑप्शन है वो ठीक है।
धर्म के आधार पर जो है इन्हें मान्यता दी गई है। और एक इसके अंदर जो है एक वाद था 1900, यानी कि इसमें एक अधिनियम भी बनाया गया था 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम बनाया गया था। तो इसी की धारा थी 2C के तहत, इसी की धारा 2C के तहत 23 अक्टूबर 1993 को सरकार ने 5 धर्मों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया था। यानी कि वो जो अल्पसंख्यक घोषित किया था वो धर्मों के आधार पर किया गया था। तो इसीलिए जो है संविधान में अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर मान्यता दी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? मौलिक कर्तव्यों की अगर बात करें तो एक समिति आई थी, यानी कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, आपातकाल के समय सरदार स्वर्ण सिंह समिति आई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसी समिति ने कहा था कि जो मौलिक अधिकार हैं उनके साथ साथ ही मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया था। मौलिक कर्तव्य जो समाविष्ट किए गए थे वो किए गए थे 10, और एक इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया था, वो किया गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया था। यानी कि इसका जो आंसर डी है वो ठीक है, यानी कि 1976 में मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया था। और अगर 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था उसमें जो दिया गया था, यानी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा दिलाई जाए, ये उनके माता पिता को जो है कर्तव्य होगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। यानी कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को हम निलंबित कर सकते हैं, वो कर सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है, आपातकाल के दौरान जो है हम इन्हें निलंबित कर सकते हैं। और 2 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिन्हें हम आपातकाल के दौरान जो है निलंबित नहीं कर सकते, वो है अनुच्छेद 20 व 21। अनुच्छेद 20 व 21 को हम आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं कर सकते हैं। और एक अनुच्छेद 19 के तहत जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वे केवल कोई युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के समय, कोई बाहरी आक्रमण के आधार पर ही जो है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। और अगर बात करें वित्तीयपात और राष्ट्रपति शासन की, तो इसके दौरान जो है हमारे जो मौलिक अधिकार है उनको निलंबित नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मौलिक अधिकारों पर अगर प्रतिबंध लगा सकता है या उस पर जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो है संसद को। यानी कि इसका बी जो ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। संसद को ये अधिकार प्राप्त है, यानी कि इस पर कोई भी जो है विधि बनाकर इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, नागरिकों और विदेशियों को जो दोनों को प्राप्त है वो है विधिक अधिकार। विधिक अधिकार जो है वो हमारे नागरिकों को और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। और अगर बात करें राजनीतिक अधिकार की और सिविल अधिकार की, तो ये जो है केवल नागरिकों को प्राप्त है। मौलिक अधिकारों की बात करें तो कुछ मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है और कुछ ऐसे हैं जो नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। ये जो मुक्ति की गारंटी दी गई है वो किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, ये पूछा है। तो इसका जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 27, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति से धार्मिक कर नहीं लिया जा सकता, धार्मिक कर नहीं लिया जा सकता है और न ही उसे धार्मिक कर देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, धार्मिक कर नहीं। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद जो 27 है वो सिर्फ कर लगाने का निषेध करता है, कर का निषेध, शुल्क का नहीं करता।
शुल्क लगाने का नहीं। ये बात में ध्यान में रखनी है। और अगर राज्य की बात करें तो राज्य जो है किसी धर्म विशेष के लिए जो राजकीय धन है वो खर्च नहीं कर सकता, और अगर वह चाहे यानी कि सभी धर्मों को अगर समान महत्व देते हुए अगर धन खर्च करता है तो वो जो है अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हज सब्सिडी जो मिलती है, हज सब्सिडी जो है वो एक प्रकार से उचित है। क्यों? क्योंकि इसके जो सामने जो है एक यानी कि हमारे जो कोई भी यानी कि अमरनाथ यात्रा है, अमरनाथ यात्रा या कुंभ के मेले का आयोजन, कुंभ मेले का आयोजन, ये जो कार्य किया जाता है ये वो जो है सर्वधर्म समभाव की भावना को प्रोत्साहित करता है। इसलिए जो है इस पर जो है सरकार सभी को समान महत्व देती है, इसलिए उस पर जो है धर्म खर्च कर सकती है, धन खर्च कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 27 का ये उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करें तो वो कर सकता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। और इसी अनुच्छेद के जो अनुसरण में है, इसी अनुच्छेद के अनुसरण में संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम बनाया था, अस्पृश्यता अधिनियम, अधिनियम 1955 और बनाया था। और इसी को जो है संशोधित करके 1976 में जो है इसे संशोधित किया था, और इसका जो नाम रखा गया था वो रखा था सिविल अधिकार संशोधन अधिनियम, सिविल अधिकार संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1955 जो है इसका नाम रखा गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार जो नहीं है उसकी देखते हैं। समता का जो अधिकार है वो हमें अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया हुआ है, ठीक है। और शोषण के प्रति अधिकार की बात करें तो ये 23 से 24 तक हमें दिया हुआ है। हड़ताल का जो अधिकार है ये हमें हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अगर धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो वो हमें दिया गया है 25 से 28 तक, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मत देने का जो अधिकार है वो किस कोटि से संबंधित है? अगर हम देखें भारत में जो है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार प्रणाली है, भारत में जो है सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली है, प्रणाली। तो इसी के तहत एक वाद आया था अनुकूल चंद्र बनाम भारत संघवाद, अनुकूल चंद्र, अनुकूल चंद्र बनाम भारत संघवाद 1997 आया था। इसी में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान का जो अधिकार है उसे विधिक अधिकार माना था, और इसी विधिक अधिकार के अंतर्गत राजनीतिक अधिकार भी इसे माना था, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राजनीतिक अधिकार। और इस क्योंकि इसी जो वाद आया था इसी में जो है उसे मत देने का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार नहीं माना था, उसे एक विधिक अधिकार माना था। और जो है इसी विधिक अधिकार के अंदर ही जो है मत देने के अधिकार को एक राजनीतिक अधिकार माना जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली क्लास के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।